बच्चों कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कक्षा 9 की जो एक्सरसाइज 1.2 है, यानी कि पहला चैप्टर और एक्सरसाइज 1.2 के उसके क्वेश्चन आंसर को हम सॉल्व करेंगे। तो आइए चलते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन जो है उस पर चलते हैं। और इससे पहले का वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसी पर पे सारे क्वेश्चंस हैं। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं अथवा असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो पहला कथन देखते हैं। पहला स्टेटमेंट जो है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो प्रत्येक अपरिमेय संख्या जो है एक वास्तविक संख्या होती है, ये बिल्कुल सत्य कथन है। इसके जो आंसर है पहले का कथन क्या है, बिल्कुल ये सत्य है। अब इसका कारण भी देना है। कारण क्यों है, देखिए, अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या मिलकर के वास्तविक संख्या बनाती है। ये अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या आपस में मिलकर के बनाती है वास्तविक संख्या। ये वास्तविक संख्या बनाती है। तो अब स्टेटमेंट देखिए आप, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, यानी कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, बिल्कुल सही है। क्योंकि वास्तविक संख्या में ये दोनों संख्याएं समाहित हैं। वास्तविक संख्याओं में अपरिमेय संख्याएं भी हैं और परिमेय संख्याएं भी हैं। इसका मतलब प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होगी। और आप ये भी कह सकते हैं प्रत्येक अपरिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या होगी। तो हमारा स्टेटमेंट जो है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या है, बिल्कुल सही है, क्योंकि वास्तविक संख्याओं में ये दोनों संख्याएं आती हैं। तो इसको आप देख सकते हैं। अब हम अगले स्टेटमेंट पर जाते हैं। तो हमारा जो दूसरा स्टेटमेंट है उसको पढ़ते हैं। दूसरा स्टेटमेंट हमारे पास है, पर संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। तो देख लीजिए, पहले तो एक संख्या रेखा आप समझ लीजिएगा। संख्या रेखा आप जानते हैं पहले से, आप यानी कि 0 होता है, यहाँ +1, ये +2, +3 अप टू सो ऑन। वैसे यहाँ को निगेटिव में निगेटिव इंटीजर्स आते हैं, ये -3। ये संख्या रेखा है, इसमें परिमेय संख्याएं भी हैं, अपरिमेय हैं, ये सारी संख्याएं इसमें ये संख्या रेखा होती है। इसको हम पहले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, जब हम चैप्टर का स्टार्टिंग कर रहे थे। तो अब आइए स्टेटमेंट पे चलते हैं। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, ये बिल्कुल असत्य कथन है। कथन पहले लिख लेते हैं, ये कथन है असत्य। तो इस क्यों असत्य क्यों है, इसके कारण को देखते हैं। तो ये कह रहा है जो m है संख्या रेखा पर, वो √m के रूप की ही संख्या हो सकती है। कह रहा है जो भी संख्या होगी √m के रूप की। और m क्या है, m है प्राकृत संख्या, यानी कि संख्या रेखा पर जो भी संख्याएं होंगी प्राकृत कहां से स्टार्ट होती हैं, 1, √2, √3, √4 अप टू सो ऑन, यही संख्याएं होंगी। कह रहा है संख्या रेखा पर, कथन ये। जबकि संख्या रेखा पर इसके अलावा भी अन्य संख्याएं होती हैं। आप देखिए संख्या रेखा पर ये ऋणात्मक संख्याएं भी हैं, ये कोई ऋण नहीं है, ये सब धनात्मक संख्याएं आएंगी। है इसका जब वैल्यू हम निकालेंगे तो ऋण भी इसमें समाहित है, तो ऋण के लिए कोई बात नहीं करी है। और किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच में, जैसे √1 और √2 लें या √2 √3 लें, किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच में अनंत संख्याएं होती हैं, तो वो संख्याएं भी यहाँ पर नहीं है इस स्टेटमेंट के आधार पर। क्योंकि स्टेटमेंट ये है कि संख्या रेखा पर सिर्फ इस ही प्रकार की संख्याएं √m रूप की ही संख्याएं हो सकती हैं। √m का मतलब है √1, √2, √3, √4, क्योंकि m का वैल्यू प्राकृत है 1, 2, 3, 4। तो पहला कारण तो क्या है, देखो, संख्या रेखा पर ऋणात्मक संख्याएं भी हैं, ऋणात्मक संख्याएं भी हैं जो √m के रूप की जो वैल्यू है √1, √2, इसमें कहीं भी नहीं है। तो ऋणात्मक संख्याएं भी संख्या रेखा में आती है। तो इस हिसाब से ये स्टेटमेंट गलत है, सिर्फ √m के ही रूप का होता है, ये सही नहीं है, क्योंकि ऋणात्मक संख्याएं भी इसमें होती हैं। और दूसरा जो मैंने बोला, किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच में √2 और √3 ले लीजिए, इन दोनों के बीच में अनंत संख्याएं होगी। वो अनंत संख्याएं कहाँ है इस स्टेटमेंट में, कहीं भी नहीं है।
क्योंकि √2 ही है, √3 है, √4 है, इसी यही डिजिट्स इसमें होती हैं, संख्या रेखा पर कह रहा है। तो ये इसके बीच की भी कोई डिजिट्स यहाँ पर मौजूद नहीं है इस स्टेटमेंट में, इसलिए भी ये स्टेटमेंट गलत है। जैसे √2 का वैल्यू आप कितना होता है 1.41, √3 का वैल्यू कितना होता है 1.73। इसके बीच की कोई भी एक डिजिट आप ले लीजिए 1.51, तो ये डिजिट इसके बीच, इसके लिए कोई स्थान ही नहीं है इस स्टेटमेंट में। तो ऐसी अनंत संख्याएं होंगी इन दोनों के बीच में, आप कोई भी डिजिट ले सकते हैं, तो उनके लिए कोई स्थान नहीं दिया गया इस स्टेटमेंट में, इसलिए ये कथन जो है असत्य है। तो अब हम अगले स्टेटमेंट की ओर चलते हैं, जो हमारा तीसरा स्टेटमेंट है। तो तीसरा स्टेटमेंट क्या कहता है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो तीसरा स्टेटमेंट है, ये कथन भी असत्य है, प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय होती है। भाई जरूरी नहीं है वो अपरिमेय ही हो वास्तविक संख्या, पहले स्टेटमेंट में भी देख चुके हैं, वास्तविक संख्या परिमेय भी हो सकती है। ये कथन क्या है, असत्य है। तो इसके कारणों को समझना बहुत जरूरी है, कारण इसको देख लेते हैं। क्योंकि जो वास्तविक संख्या होती है वो बनी होती है किससे, वो ये अपरिमेय और परिमेय दोनों को मिलाकर के बनती हैं वास्तविक संख्याएं। अब ये कह रहा है कि वास्तविक संख्या जो है अपरिमेय होती है, यानी कि वास्तविक संख्या अपरिमेय होती है। ये जरूरी नहीं है, क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय भी हो सकती है। ये स्टेटमेंट है वास्तविक संख्या अपरिमेय होती है बस, लेकिन परिमेय की बात नहीं कर रहा है। तो वास्तविक संख्या परिमेय भी हो सकती है, इसलिए ये कहना सिर्फ की वास्तविक संख्या अपरिमेय, ये गलत स्टेटमेंट है। क्योंकि जैसे दो आप देख लीजिएगा, दो क्या है, दो है हमारी परिमेय संख्या है, सॉरी हाँ परिमेय तो है, दो वास्तविक संख्या है बट दो परिमेय संख्या है। लेकिन इसका कहना कि ये अपरिमेय होती है, अपरिमेय नहीं बल्कि परिमेय संख्या है। वास्तविक संख्या परिमेय भी होती है और अपरिमेय भी, लेकिन ये कहना सिर्फ अपरिमेय ही होगा, ये असत्य कथन है। तो इसका जो कथन है तीसरा, ये असत्य कथन है। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरे प्रश्न को देखते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, क्या सभी धन पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो परिमेय संख्या है। तो इसका जो सॉल्यूशन है उसको देख लेते हैं। क्या सभी धन पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? नहीं, सभी धन पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। क्योंकि आप एक कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं हम इसका जो एग्जाम्पल पूछा है, कोई एक धन पूर्णांक ले लो, हम चलो पहला ही धन पूर्णांक ले लेते हैं, हम एक ले लेते हैं। इसका वर्गमूल कितना आएगा? इसका वर्गमूल ±1, जो कि क्या है, ये परिमेय संख्या है। यानी कि सभी धन पूर्णांकों के वर्गमूल जो हैं अपरिमेय नहीं होते हैं, परिमेय भी होते हैं। अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं, √4 ले लेते हैं। √4 का वर्गमूल, इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा? ±2। ये भी क्या है? ये परिमेय है। इसलिए सभी धन पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं, परिमेय होते हैं। चलो एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, √9, ये ±3 आएगा। ये भी क्या है? ये भी परिमेय है। हम कह सकते हैं कि सभी धन पूर्णांकों के जो वर्गमूल हैं, स्क्वायर रूट हैं, वो अपरिमेय नहीं होते हैं, कुछ परिमेय भी होते हैं। ये परिमेय है, कुछ एग्जाम्पल हमने दिखा दिए। हाँ, इसके अलावा जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकलता है वो संख्याएं जो होंगी, जैसे √2 है, √3, ये इस प्रकार की संख्याएं जो होंगी ये अपरिमेय होंगी, ये इरेशनल नंबर्स होंगे। और लेकिन सभी पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर रूट है वो अपरिमेय होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। ये एग्जाम्पल में हम दिखा चुके हैं, तो इसको आप आसानी के साथ इसको समझ सकते हैं। तो अब हम अगले प्रश्न को करते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को इस प्रकार से निरूपित किया जा सकता है। तो √5 को संख्या रेखा पर दिखाना है, तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको हम किस प्रकार से दिखाते हैं? तो इसमें जो √5 को दिखाने के लिए जिस फिगर का हम इस्तेमाल करेंगे वो है समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में
पाइथागोरस प्रमेय का हम इस्तेमाल करेंगे। तो समकोण त्रिभुज में एक कोण समकोण होता है, एक इसमें परपेंडिकुलर होता है, एक बेस होता है और एक हाइपोटेनियस होता है। और इस प्रकार, और इसका फॉर्मूला क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम में, हाइपोटेनियस इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर अंडर रूट के अंतर्गत ये हाइपोटेनियस की वैल्यू निकल जाएगी। इसका वैल्यू आपने अंडर रूट 5 निकालना है, ये अंडर रूट 5 होना चाहिए। अभी पिछले चित्र में पता चल जाएगा आपको अंडर रूट 5 की जरूरत हमें किस प्रकार से पड़ती है। तो इस प्रकार की जब आपको अंडर रूट 5 या इस तरह की चीजें आपको शो करनी होती हैं तो आप परपेंडिकुलर को हमेशा 1 रखेगा। इसके अंदर आप देखेंगे 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा। अब अंडर रूट 5 होने के लिए यहाँ पर क्या चाहिए, बेस कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, तभी 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 मिल जाएगा। बेस को हम रखेंगे 2, यहाँ 2 का स्क्वायर हुआ तो ये 4 आया, तो s की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये अंडर रूट 5 आ गई, ये वैल्यू अंडर रूट 5। इसको हमने शो करना है नंबर लाइन पर। तो नंबर लाइन पर शो करने के लिए सबसे पहले हम एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इस प्रकार से आप पटरी से बनाएंगे कॉपी में, और इसमें 1-1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस में हम कुछ पॉइंट शो कर देते हैं। और एक को हम ओरिजिन मान लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में -1, यहाँ 1, 2, 3, इस प्रकार की चीजें आपको चलेंगी। तो आप इसको अगर देखेंगे तो आपने इसको शो करना है। तो इस चित्र की मदद से, इस ट्राइंगल की मदद से, समकोण त्रिभुज की मदद से आपने बेस कितना लेना है, 2 या 2 यूनिट, यानी कि आपने बेस जो लेना है, 1 यूनिट ये है, 1 यूनिट ये है, 2 यूनिट, ये आपने 2 यूनिट जो है बेस ले लेना है, इतना, ये बेस ले लेना है इतना 2 यूनिट। और उसका परपेंडिकुलर यहाँ पर आपने 90 अंश का कोण बना देना है, चांदा से आप बना लीजिएगा 90 डिग्री का एंगल, और ये 1 यूनिट लेना है आपको। और ये 0 है, इसका ओरिजिन ये O मान लीजिए, ये कोई पॉइंट A है, और इसको आप इससे मिला लीजिएगा, इसको आप कोई पॉइंट एक नाम दे दीजिएगा B पॉइंट। तो आप जब यही जो ये पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे इस राइट एंगल ट्राइंगल में, इसी तरह से, इसी तर्ज पर आपको इसका वैल्यू कितना मिलेगा, हाइपोटेन्यूज का वैल्यू अंडर रूट 5 मिलेगा, क्योंकि 2 है, ये 1 है, तो अंडर रूट 5 हमको मिल गया। तो अंडर रूट 5 हमको मिल गया, तो अब हम क्या करेंगे, अपने प्रकार में इस दूरी को भर लेंगे और एक चाप यहां से हम काट लेंगे। तो ये चाप जो है जहां पर कटेगा, माना ये S पॉइंट पर कटता है, तो ये डिस्टेंस OS की डिस्टेंस ये हो जाएगी अंडर रूट 5, ये डिस्टेंस अंडर रूट 5 हो जाएगी। तो ये, और ये पॉइंट क्या होगा, अंडर रूट 5 को शो करेगा। तो अंडर रूट 5 हमने शो कर दिया है, ये पॉइंट अंडर रूट 5 को हम इस प्रकार से शो करेंगे। तो यानी कि ये हम OS हम कह सकते हैं अंडर रूट 5। आप इसको अगर इस तरफ भी अगर मिलाएंगे तो आपको भी यहाँ पर अंडर रूट 5 डिस्टेंस पर निगेटिव साइड की ओर, निगेटिव डायरेक्शन की ओर भी अंडर रूट 5 एक पॉइंट मिलेगा। इसको आप अगर यहाँ मिला देते हैं तो ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। तो अंडर रूट 5 को हम किस प्रकार से इसको डिनोट कर सकते हैं नंबर लाइन पर। तो इस प्रकार से आप अन्य जो संख्याएं हैं अंडर रूट के अंतर्गत उनको भी डिनोट कर सकते हैं। तो ये इस प्रकार से आप इसको देख लीजिएगा। और जो भी आपके क्वेश्चंस इसमें हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।